हूं आपका प्यारा दोस्त रोहित और आज हम पढ़ेंगे डीप लर्निंग। कल मैंने आपको टेंसर एक लाइब्रेरी कराई थी, उसकी एक छोटी सी झलक दिखाई थी कि डीप लाइब्रेरी की झलक कैसे होती है, कि हम कैसे मैट्रिक्स करते हैं वो चीज़ें। तो आज हम पढ़ेंगे कि डीप लर्निंग का अंदर जाकर गहराई तक की क्या क्या चीज़ें होती है, डीप लर्निंग में कैसे ही वर्क करती हैं, कैसे मशीन लर्निंग से डिफरेंट होती हैं और ये सब चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डीप लर्निंग? सो बेसिकली जैसे कि आप सबको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इट्स अ सब फील्ड ऑफ एआई एंड एमएल जो कि इंस्पायर्ड हुई है ह्यूमन ब्रेन से। अब ये ना लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाती है एक, जिससे हम अपने एल्गोरिथम का यूज़ करके रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर हमारे पास ये रहा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अपना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अपना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो जैसे ये इनपुट, ये जो सर्कल्स होते हैं इसको हम कहते हैं प्रेस्पेक्ट्रन, क्या कहते हैं, प्रेस्पेक्ट्रन। और जो ये लाइंस जिससे ये जुड़े होते हैं, ये एरोस को नाम देते हैं हम वेट्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो इनपुट होता है वो यहाँ से इनपुट लेता है, उसके अंदर हिडन फंक्शन लगाता है और हमें आउटपुट दे देता है। सो दैट्स हाउ डीप लर्निंग वर्क्स। अब चलते हैं थोड़ी सी आगे। अब ना मैंने जैसे आपको ANN के बारे में बताया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे CNN, ये होता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ये होता है इमेजेस के लिए यूज़। RNN स्पीच के लिए यूज़, और GAN मतलब जनरेट्स करने के लिए इमेजेस को, टेक्स्ट को, इसके लिए GAN यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स हैं जिसका हम अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो लेट्स मूव आगे। सो वाई डीप लर्निंग गेटिंग मोर फेमस? जो डीप लर्निंग है वो आज के वर्ल्ड में इतनी फेमस क्यों है? हर कोई डीप लर्निंग का नाम ले रहा है। इससे पूछ लो डीप लर्निंग, डीप लर्निंग वाई इट्स फेमस। सो सबसे पहला रीज़न, सबसे पहला रीज़न है इसकी एप्लीकेबिलिटी। मतलब हम इसका यूज़ डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मेडिकल के में देख लो, डीप लर्निंग का यूज़ होता है। मतलब डायग्नोसिस टेस्ट, उसके लिए डीप लर्निंग का यूज़ होता है। आप देख सकते हो कि फार्मिंग में डीप लर्निंग का यूज़ होता है, मेडिकल में यूज़ होता है, फाइनेंस सेक्टर में यूज़ होता है। एवरीथिंग, मतलब हर प्लेस पे आजकल डीप लर्निंग का यूज़ हो रहा है। दैट्स वाई इट्स वेरी फेमस। मतलब हम इसका यूज़ हर जगह कर सकते हैं डीप लर्निंग का, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। और दूसरी बात आती है कि इसका परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। चाइना में ना एक गेम है, चाइना में एक गेम है गो, अल्फा गो नाम से। उसमें ना एक, जो उसका जो वर्ल्ड चैंपियन था, उसको 5 में से 4 बार एआई ने हराया। डीप लर्निंग का यूज़ करके एआई ने उसके वर्ल्ड चैंपियन को 4 टाइम हरा दिया। तो इससे आप देख ही सकते हो। और इससे पहले भी कि हमारे जो चेस का वर्ल्ड चैंपियन था, उसको भी एआई हरा चुकी है। तो इससे आप देख सकते हो कि इसका परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है, मतलब कितना एग्जैक्ट और कितना मतलब बढ़िया परफॉर्म कर रही है ये। सो इसलिए भी इसका बहुत ज़्यादा आजकल फेमस हो रही है ये। अब चलते हैं आगे। सो बेसिकली हमने मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में फ़र्क क्या है? कि मतलब डीप लर्निंग में क्या चीज़ें अच्छी है या मशीन लर्निंग में क्या चीज़ें अच्छी है? तो सबसे पहली चीज़ होती है डाटा डिपेंडेंसी। डाटा डिपेंडेंसी मतलब कि मशीन लर्निंग है ना, अगर आप कम डाटा दोगे तो भी चल जाएगी। ठीक है, मतलब 100 रोज दे दी तो भी चल जाएगी, 1000 रोज दे दी तो भी चल जाएगी। लेकिन जो अपनी डीप लर्निंग है ना, उसको एक प्रॉपर और एक करेक्ट मतलब रिजल्ट देने के लिए ना बहुत सारा डाटा चाहिए होता है। फिर उस डाटा को एनालाइज करके वो अपना रिजल्ट देती है। दैट्स वाई डाटा डिपेंडेंसी होती है ना, वो अगर जैसे मशीन लर्निंग पे आपने बहुत ज़्यादा डाटा दिया ना, तो भी वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब एक टाइम बढ़ेगी, जैसे 100 दिया, फिर उसके बाद कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसके बाद जितना मर्जी डाटा देते रहो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जो डीप लर्निंग है ना, उसको आप जितना डाटा दोगे वो उतनी तेजी से उसका जो रिजल्ट है उतना एक्यूरेट आता रहेगा, क्योंकि उतना अच्छे से वो डाटा को पढ़ पाएगी और वो चीज़ें हो पाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है अपनी हार्डवेयर डिपेंडेंसी। अब हार्डवेयर डिपेंडेंसी क्या है?
जैसे कि आपा यूज़ करते हैं सीपीयू का लार्ज डाटा के लिए। बट जो सीपीयू है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। मतलब मशीन लर्निंग में तो सही है, बढ़िया, मतलब मशीन लर्निंग में तो सीपीयू चल जाता है, रिजल्ट भी सही आ जाता है, और मतलब इतना टाइम भी नहीं लगता। लेकिन जो जो डीप लर्निंग है ना, उसमें मतलब आपको हफ्ते महीने लग जाएंगे डीप लर्निंग, मतलब महीने से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको डीप लर्निंग का रिजल्ट निकालने के लिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डाटा एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम हार्डवेयर डिपेंडेंसी में डीप लर्निंग में यूज़ करते हैं हम जीपीयू का। अब जीपीयू थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि हमें ना डीप लर्निंग में बहुत सारी मैट्रिक्स जो होती है ना, उनकी कलेक्शन का यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कल टेंसर्स पढ़ाई, 1D 2D 3D, ऐसे अपने पास हजारों लाखों मैट्रिक्स होती है, तो उसका यूज़ कैसे करेंगे हम सीपीयू में? तो उसका यूज़ हम जीपीयू में करके हमें आसानी से रिजल्ट मिल सकता है। उसके अलावा टीपीयू एक नाम है, गूगल ने बनाई है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, उसका यूज़ करके भी हम मतलब आसानी से डीप लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंस हार्डवेयर डिपेंडेंसी का बिटवीन एमएल एंड डीएल। थर्ड इज ट्रेनिंग टाइम। ट्रेनिंग टाइम में ना, जो डीप लर्निंग है ना, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आप जीपीयू का यूज़ कर रहे हो, लेकिन डीप लर्निंग में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब मैं कहता हूँ आपको एक मॉडल को ट्रेन करने में ना हफ्ता लग सकता है, हफ्ते से भी ऊपर टाइम लग सकता है। क्यों? हफ्ते दिन ऊपर टाइम क्यों लगता है? क्योंकि ना इसमें डाटा बहुत ज़्यादा होता है। डीप लर्निंग में ना लाखों करोड़ों की संख्या में डाटा पड़ा है अपना। तो इतना ज़्यादा डाटा होने की वजह से जो ट्रेनिंग टाइम होता है ना, वो डीप लर्निंग का बहुत ज़्यादा होता है। और वही बात रही मशीन लर्निंग का, जैसे कि आपने ऊपर ही पढ़ा है कि जो मशीन लर्निंग में है ना, हम कम डाटा से भी अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मतलब घंटे घंटे मिनट या फिर घंटे मिनट या फिर आपको मतलब दिन, ज़्यादा से ज़्यादा दिन लगेगा। लेकिन ये चीज़ अपनी डीप लर्निंग में नहीं चलती, उसमें काफ़ी प्रॉपर, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। थर्ड इज फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन क्या होता है कि ना, हम ना डीप लर्निंग को अपना काम देते हैं, तो उसमें ना 3 लेवल्स होते हैं: प्राइमरी लेवल, मिड लेवल एंड प्रो लेवल। ठीक है? प्राइमरी लेवल में क्या होता है, जैसे आपने अपनी इमेज दी, ठीक है, इमेज दी, अब इस मतलब जैसे आपने डॉग की इमेज दी, अब रिकॉग्नाइज करके आपने डॉग बताना है। ठीक है, अब रिकॉग्नाइज करके डॉग बताना है, तो डॉग बताने के लिए वो पहले प्राइमरी इमेज में जाएगा, वो मतलब हल्की फुल्की चीज़ें चखेगा। ठीक है, उसका मतलब हल्की फुल्की चीज़ें चखेगा, तो वो प्राइमरी इमेज होगी। जब सेकेंडरी में जाएगा, मतलब प्री में जाएगा, तो उसमें देखेगा कि नाक चेक करेगा, आँख चेक करेगा, वो सारी चीज़ें। और जब प्रो में जाएगा तो उसमें सारी इमेज ही आ जाएगी डॉग की। तो ये 3 लेवल्स होते हैं फीचर सिलेक्शंस में अपनी डीप लर्निंग में। इंटरप्रेटेबिलिटी। इंटरप्रेटेबिलिटी का मतलब है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा इसको, कि आपने ना कमेंट किया, मतलब आपकी इंस्टाग्राम की पोस्टेज है, आपने एक मॉडल ट्रेन किया कि जिसने भी गलत कमेंट किया ना, उसको रिपोर्ट कर दो या उसको ब्लॉक कर दो या उसको जो मर्जी कर दो, जैसे आप करते हो कि इसको ये चीज़ कर दो। अगर आप अपने मॉडल को ना डीप लर्निंग के हिसाब से ट्रेन करोगे, तो क्या होएगा कि जो मतलब आप डीप लर्निंग के हिसाब से ट्रेन करोगे, तो कल को वो बंदा, जो जो बंदे ने कमेंट किया, जैसे गलत कमेंट जो भी कर रहा है, वो बंदा आपसे पूछे कि मैंने क्या कमेंट किया जिसकी वजह से आपने ब्लॉक किया, तो आप उसको बताने के काबिल नहीं होंगे कि मैंने क्या कमेंट किया। क्योंकि वो डीप ट्रेनिंग मॉडल है, वो चलता रहेगा, लेकिन वो आपको बताएगा नहीं कि क्या कमेंट है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। क्योंकि डीप लर्निंग एक ब्लैक बॉक्स की तरह होता है। ब्लैक बॉक्स समझते हो, जिसमें कुछ दिखता नहीं अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे ह्यूमन ब्रेन है, इसमें कुछ दिखेगा नहीं अंदर क्या चल रहा है, बस कर देंगे। लेकिन वैसे ही ना डीप लर्निंग एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, उसमें कुछ दिखेगा नहीं कि आपने ब्लॉक कर दिया, वो मॉडल ने कर दिया अपने हिसाब से, लेकिन वो बताएगा नहीं कि क्यों किया, किस वजह से किया, ऐसा क्या कमेंट किया इसने, या ऐसी क्या चीज़ें। तो ये भी ड्रॉबैक है कि नहीं बता सकते। और रही बात मशीन लर्निंग की, मशीन लर्निंग में जैसे कि आप एग्जांपल ले लो डिसीजन ट्री का। अब डिसीजन ट्री में ना, अगर जैसे आपके पास कोई गलत कमेंट आया, तो 1 या 0, तो आप वो बता सकते हो कमेंट कि भाई तूने ये कमेंट किया था, ये तेरा गलत कमेंट आया था, इसलिए हमने तेरे को ब्लॉक किया है, या इसलिए हमने तेरी रिपोर्ट करी है। तो वो सारी चीज़ें आप मशीन लर्निंग में इजीली एक्सप्लेन करते हो एज कम्पेयर टू डीप लर्निंग। तो ये थे फैक्टर्स। अब डाटा में कौन जीतता? डाटा में जीतता अपना डीप लर्निंग, क्योंकि यार
अगर अपने पास डाटा ज़्यादा होएगा ना, तो अपना रिजल्ट जो आएगा ना वो एक्यूरेट आएगा, कि मतलब प्रॉपर बढ़िया रिजल्ट आएगा। हार्डवेयर डिपेंडेंसी में मशीन लर्निंग क्यों, मशीन लर्निंग क्यों जीतता, क्योंकि अपने को सीपीयू सस्ता पड़ता है, जीपीयू महंगा। तो डेट्स आई थिंक। और ट्रेनिंग टाइम में अपने पास वो जीत गया मशीन लर्निंग। फीचर सिलेक्शन आपको वो बता दिया था मैंने। इंटरप्रेटेबिलिटी में अपने पास मशीन लर्निंग जीत गया। तो ना आजकल डीप लर्निंग फेमस तो हो रहा है, लेकिन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में आप कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। जैसे कि आपके पास एक सुई और तलवार है, ठीक है। अब आप सुई का काम तलवार से नहीं कर सकते, तलवार का काम सुई से नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आप मान के चलो कि आपकी जो तलवार है ना, वो है आपकी डीप लर्निंग, और जो सुई है वो है मशीन लर्निंग। अब आप सुई से किसी बंदे को मार नहीं सकते, और तलवार से आप कपड़े नहीं सिल सकते। तो यही डिफरेंस है दोनों में, कि दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों का अपना अपना कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो दैट्स थिंग। अब चलते हैं कि डीप लर्निंग है वो अचानक से फेमस कैसे होगी, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या रही कि पहले। क्योंकि आपको पता हो या ना पता हो, डीप लर्निंग 1960 में ही रिसर्च करना इसके ऊपर, जब एलन ट्यूरिंग आए थे ना, उन्होंने ही रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था इसके ऊपर कि क्या है डीप लर्निंग के बारे में जानना, या वो रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। बट ऐसा क्या हुआ कि 2012 में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इसके रीजंस क्या क्या है? तो सबसे पहला रीज़न है हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, इसके लिए लगता है अपने पास सीपीयू, और इसके लिए अपने सीपीयू यूज़ नहीं कर सकते, अपने को चाहिए जीपीयू, टीपीयू, एएलटीपीयू, मतलब ऐसे और भी हैं। तो वो चीज़ें चाहिए। तो उनकी इन्वेंशन हुई 2010 के बाद, मतलब 2000 के बाद। तो वो जो थे ना, ये पहला सबसे मतलब मोस्ट प्रोबेबली रीज़न है कि जिसकी वजह से 2012 के बाद हम यूज़ करने लगे। दूसरा रीज़न डाटा सेट्स। अब आपको पता है, मैंने ऊपर बताया कि जो मतलब डीप लर्निंग है ना, वो बहुत ज़्यादा डाटा लेता है। अब बहुत ज़्यादा डाटा लेता है, तो फिर अगर डाटा चाहिए तो डाटा आएगा कहाँ से, स्टोर कहाँ पे करा हुआ है हमने। तो 2010 के बाद स्मार्टफोन्स आए, जैसे कि स्मार्टफोन्स आए, इंटरनेट प्राइस रेड्यूस हुआ, जिसकी वजह से ना अपने पास डाटा बहुत ज़्यादा आने लग गया। मतलब डाटा कलेक्ट होने लग गया, आप टिकटॉक यूज़ करने लग गए, फेसबुक यूज़ करने लग गए, इसी तरह स्विगी, या मतलब बहुत सारे ऐप्स आए जिससे हमारा डाटा कलेक्ट हुआ। जैसे आपसे आप पूछते हैं, जैसे आपके सर्वे होते हैं, छोटे छोटे सर्वे आप देखते होंगे, यूट्यूब में देखते होंगे, आपके सर्वे होते हैं। या फिर आप कोई चीज़ देख रहे हो, तो कौन सी चीज़ देख रहे हो, आपका डाटा, वो वाला डाटा। तो वो सारी चीज़ें डाटा के रूप में कलेक्ट होती गई। और मतलब ऐसा कहते हैं कि अगर आपका मतलब 2010 से मान के चलो 2010 से 15 में एक्स डाटा था। आपने सुना होगा 2015 के बाद जियो ने फ्री कर दिया, ठीक है, नेट फ्री कर दिया। तो उससे क्या हुआ, 2010 से 15 में एक्स डाटा था, तो 2015 से 16 में 2x डाटा हुआ आपका। और उसके बाद 4x, 8x, 9x, 10x, ऐसे ही डाटा बढ़ता जा रहा है। मतलब हर साल अपना इतना डाटा कलेक्ट होता जाता है। तो ये मेन रीज़न था। दूसरे थे फ्रेमवर्क्स। अब फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं कि अपने पास ना पहले फ्रेमवर्क्स नहीं थे। तो क्या हुआ कि गूगल सबसे पहले फ्रेमवर्क दिया अपने को, गूगल ने टेंसर फ्लो। कल जैसे हमने टेंसर पढ़े थे, उससे रिलेटेड ही है। टेंसर फ्लो फ्रेमवर्क दिया, मतलब वही मैट्रिक्स को कलेक्शन करके कैसा होता है कैसा नहीं, जिसका डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो वो फ्रेमवर्क दिया। तो वो फ्रेमवर्क दिया, तो उसके साथ जुड़ा क्यूरास। क्यूरास जुड़ा, तो उन दोनों के कलेक्शन से टेंसर फ्लो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार हुआ, जिसका आज हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और दूसरा दूसरा एक जिसका हम बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ करते हैं, वो है पाईटॉर्च। पाईटॉर्च का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसको फेसबुक ने बनाया था। गूगल गूगल ने बना लिया, तो फेसबुक कहता मैं कैसे पीछे रह जाऊँ, तो उसने भी बना दिया, पाईटॉर्च बनाया। और उसका भी आज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन आप देखते होंगे कि जो पाईटॉर्च का यूज़ है ना, वो ज़्यादातर रिसर्चर्स करते हैं, क्योंकि वो रिसर्च कैपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसका यूज़ ज़्यादातर रिसर्चर करते हैं। तो ये एंड टू एंड लाइव वो थी फ्रेमवर्क्स है जिनका आज हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग में। दूसरा कम्युनिटी। अब कम्युनिटी साथ आती गई, तो उससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा ये डीप लर्निंग पे। तीसरा था आर्किटेक्चर। अब ना जो डीप लर्निंग है ना, उसका आर्किटेक्चर ही मतलब ऐसा बना हुआ है कि लाइक जैसे मशीन लर्निंग है, उसमें अपने को मैनुअल स्टैटिस्टिक्स लगानी पड़ती है।
अब डीप लर्निंग में क्या है कि वो अपने आप अपने को दे के ना, अंदर अपने आप फंक्शन करके या फिर सब कुछ दे के अपने को रिजल्ट दे देता है। और मतलब उसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि वो ना अनलेबल डाटा को ना लेबल डाटा बना देता है, जिसकी वजह से ना हम बहुत ज़्यादा मतलब डीप लर्निंग का यूज़ करते हैं। और ना एक ना कहावत कही थी किसी ने, मतलब एक लाइन कही थी कि आने वाले सालों में कि जैसे आप देखोगे ना तो आपके जो जीपीयू के प्राइस जो है वो मतलब सीपीयू जीपीयू के प्राइस घटते जाएंगे, और मतलब उससे जो मॉडल है वो इंक्रीज होता रहेगा। जैसे आप देखते होंगे 2010 में ना 128 MB का फ़ोन आता था, और आज आई थिंक नहीं तो मेरे ख्याल से 12 GB के फ़ोन आते हैं। और उस टाइम का प्राइस आज के प्राइस से काफ़ी हाई था। मतलब जैसे जैसे आप देखते हो मॉडल पुराने होते रहते हैं, 6 MB का प्राइस सबसे हाई, 6 GB का जब फ़ोन आया था उसका हाई, लेकिन जैसे थोड़ा सा पुराना आया उससे बेहतर फ़ोन आया और जो उसका प्राइस है वो आधा हो गया। तो यही रेवोल्यूशन है कि मतलब डीप लर्निंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक डीप लर्निंग का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने जो आज के टॉपिक में बताई वो डीप लर्निंग की। एक बार फिर से रिवाइज मार लेते हैं। तो व्हाट इज डीप लर्निंग? तो डीप लर्निंग सब फील्ड ऑफ एआई एंड एमएल, ये जैसे लाइन लिखी हुई है जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर होती है। अब ये जो लाइंस होती है वेट्स होती है, ये जो सर्कल्स होते हैं इसको हम ट्रस्ट पैटर्न कहते हैं। और ये जैसे एक हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल है, तो उसका मैंने डायग्राम बना दिया था। ठीक है, अब जैसे मशीन लर्निंग में हम स्टैटिस्टिकल मैनुअल अप्रोच लगा के हम रिजल्ट देते हैं। जैसे आपने डॉग और कैट दिया ना, तो उसमें स्टैटिस्टिकल मैनुअल अप्रोच लगेगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा हमारे पास। लेकिन इसमें हमें कोई मतलब अप्रोच नहीं लगानी होती, ये इसमें बस अपने आप ये वर्क करता है। जैसे मैंने आपको बताया एक ब्लैक बॉक्स की तरह होता है, अपने आप बस आप पर ट्रेन कर देते हैं डाटा को, उसके बाद अपने आप काम करता है, अपने को कोई स्टैटिस्टिकल अप्रोच नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट आपको एएनएन के अलावा बताए, सीएनएन जो इमेज के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, आरएनएन जो स्पीच के लिए यूज़ होता है, और जीएएन जो जनरेट करता है इमेजेस और स्पीच को। ठीक है, अब जैसे मतलब डीएल क्यों फेमस हुआ, मैंने बताया एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है। इसकी जो यूसेज है आजकल हमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जगह देखने को मिल रही है। और एक बताया परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस आजकल डीप लर्निंग का बहुत ज़्यादा आई है। अगर आपके पास इतना डाटा होएगा तो ऑब्वियसली मतलब वो डाटा ट्रेन करके इतना डाटा मतलब पकड़ के तो आपको रिजल्ट बहुत एक्यूरेट और बहुत मतलब बढ़िया देगा। तो ये था एक कारण। उसके बाद मैंने आपको बताई डीएल वर्सेस एमएल की, जैसे कि इसके आपका कंक्लूजन पे क्या पहुंचे थे कि दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं और दोनों का बहुत ज़्यादा यूसेज है। तो पहले मैंने आपको बोला डाटा डिपेंडेंसी, कि डाटा किस में ज़्यादा जरूरी होता है, तो हमने कहा डीप लर्निंग में जरूरी होता है। मशीन लर्निंग में जितना भी डाटा है वो चल जाएगा। हार्डवेयर डिपेंडेंसी, जैसे कि मशीन लर्निंग में सीपीयू का यूज़ करते हैं, लेकिन डीप लर्निंग में हम जीपीयू का यूज़ करते हैं। और ट्रेनिंग टाइम बताई, ट्रेनिंग टाइम में डीप लर्निंग जो है उसका का ट्रेनिंग टाइम काफ़ी हाई होता है, जो मशीन लर्निंग का मतलब काफ़ी कम होता है डीप लर्निंग के हिसाब से। फीचर सिलेक्शन, उसके बाद मैंने प्राइमरी, प्री और प्रो मॉडल आपको बताया कि कैसे कैसे काम करता है। उसके बाद मैंने इंटरप्रेटेबिलिटी, ठीक है, मतलब वो ब्लैक बॉक्स होता है कि हम देख नहीं सकते कि उसके अंदर अपने मॉडल के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है डीप लर्निंग में। लेकिन मशीन लर्निंग में हम थोड़ा देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको डिसीजन ट्री का एग्जांपल दिया। और इसके बारे में आप खुद भी जाके पढ़िए कि डिसीजन ट्री क्या होता है, मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको एक बार खुद जाके मतलब गूगल डॉक्यूमेंट से पढ़िए कि क्या होता है, मतलब इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए। इससे ही आप ज़्यादा मतलब इच्छा करेगी आपकी कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीन लर्निंग के बारे में जानने की, डीप लर्निंग के बारे में जानने की है। और उसके बाद मैंने आपको डीप लर्निंग की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई कि कैसे डीप लर्निंग आई, कैसे 1960 में एलन ट्यूर, मतलब डीप लर्निंग तो 1960 में ही थी, लेकिन फेमस होने के क्या क्या रीजन है 2012 में, हार्डवेयर, डाटा सेट्स, फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे मतलब आर्किटेक्चर कैसा है कि अनलेबल डेटा को लेबल डेटा में बना देते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्होंने मतलब काफ़ी ऐसा ट्रेंड किया। तो ये थी आज की हमारी क्लास डीप लर्निंग के बारे में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और मेरी इसी तरह की मतलब वीडियोस देखने के लिए मुझसे जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच, और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहे। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।